To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. की साझेदारी का आज दूसरा कालांश है। अरे भैया बहन, आप सब अध्ययन करते होंगे और आप अपना कमेंट्स भी इस विषय पर जरूर डालें। क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। चूंकि सत्ता की साझेदारी यानी 10वीं वर्ग में पूर्णतः व्यवहारिक राजनीति है। 9th क्लास तक सैद्धांतिक राजनीति पढ़ रहे थे, 10वीं में व्यवहारिक राजनीति है। व्यवहारिक राजनीति का यह उदाहरण है सत्ता की साझेदारी, जो आपके परिवार, समाज, राज्य, देश हर जगह देखने को मिलेगा। सत्ता में भी ये विवाद माने जो है, सत्ता का विवाद जो है वह परिवार। आप अभी देखे होंगे रामायण सीरियल देख रहे हैं, जहाँ की सत्ता का के लिए कोई विवाद ही नहीं, कोई सत्ता का मुंह नहीं है। इस कारण वहाँ किसी तरह की क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक इसके विपरीत महाभारत आप सीरियल देख रहे हैं, जहाँ सत्ता के लिए पूरे परिवार विनाश की ओर बढ़ रहा है। कुछ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जो है अधिक बढ़ जाने के कारण, या सत्ता का या राज्य का अधिक लोभ हो जाने के कारण वहां विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह का उदाहरण देश में भी होता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था। बहुसंख्यकवाद या मतलब सिंहली, वहां 74% आबादी। और 1948 में पिछले क्लास में बताया था जो कि श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, और 56 में वहां कानून बना। यानी चुनाव के बाद, चुनाव में सिंहली सारे प्रतिनिधि माने जीत गए। इसका कारण यह था कि वहां के संविधान में कोई किसी भी प्रकार का, जो अल्पसंख्यक थे तमिल, ईसाई और अन्य, उनको कोई प्रावधान नहीं मिला था। इसके कारण जो है वह सत्ता में नहीं आ पाया, यानी वह नहीं जीत पाया, या विधायिका में नहीं आ पाया, कार्यपालिका में नहीं आ पाया। परिणाम हुआ जो 1956 में जो कानून बनाया गया, सिंहलियों ने जो कानून बनाया, वह वहाँ बहुसंख्यक प्रस्थ नीति अपनाया। जो पिछले क्लास में बताया गया था, शिक्षा और रोजगार के अवसर सिर्फ सिंहलियों को उसमें प्राथमिकता दिया गया। बौद्ध धर्म को, जो सिंहली का बौद्ध धर्म माने धर्म, यानी सिंहली का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, तो उसकी प्राथमिकता दे दी गई। यानी श्रीलंका बौद्ध धर्मावलंबी देश हो गया। तमिल और ईसाई, यानी जो भारतीय मूल और श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, या जो ईसाई थे अन्य देशों से आकर बस गए थे, या जो अन्य लोग थे, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो गया, उपेक्षित हो गया। और भाषा भी, सिंहली भाषा भी घोषित कर दिया गया। परिणाम हुआ जो तमिल, ईसाई और अन्य उपेक्षित महसूस करने लगे, और उससे लगा जो मेरे रोजगार के अवसर, मेरा धर्म और मेरी भाषा उपेक्षित हो गई। और इसलिए उन्होंने, जो सरकार थी, उससे मांग किया, और सरकार ने जो है असंवेदनशील निकला और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण तमिल, ईसाई, तमिलों ने एक संगठन बनाया, और वह संगठन था लीटे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। और श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, और 80 के दशक में पूरा श्रीलंका तबाह हो गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बड़ा विध्वंस हुआ। जबकि विकास की दृष्टि से श्रीलंका का जो ग्राफ था वो भारत से भी अच्छा था, फिर भी जो है इन बहुसंख्यकवाद की नीति होने के कारण, या सत्ता में सभी की भागीदारी नहीं होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई, और श्रीलंका को इसका बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। गृह युद्ध का मतलब वहीं के लोगों ने, यानी तमिल, ईसाई और अन्य ने अपने ही सरकार के खिलाफ माने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह विरोध जो है भयानक रूप ले लिया। परिणाम यह हुआ, यह गृह युद्ध लंबा चला और श्रीलंका का बहुत ह्रास हुआ।
यह तो बहुसंख्यकवाद की बात था। अब चलते हैं बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाया। ये अगला उसमें जो है उपखंड है, जो सत्ता के साझेदारी का क्या मॉडल प्रस्तुत किया। क्योंकि यहाँ भी जो है क्षेत्रीयता था, डच और फ्रेंच थे, ब्रुसेल्स राजधानी था। तो इससे पहले हम थोड़ा भारत में मध्य प्रदेश, जो आज आप पेपर अगर पढ़ेंगे, चूंकि व्यवहारिक राजनीति है, आज पेपर में आया है, कल ही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश में सरकार का गठन किया है, यानी मंत्रिमंडल का गठन किया है। उसमें 4 मंत्रियों को शपथ दिलाया है, जिसमें एक राजपूत, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा को शामिल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लोगों को क्यों शामिल किया, और भिन्न भिन्न भाषा वाले को, मैंने भिन्न भिन्न जाति वाले को, चूंकि हमारे यहाँ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जाति आधारित राजनीति चलती है, इसलिए सत्ता में यानी मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न नहीं हो, किसी को यह नहीं लगे कि मुझे जो है यह सरकारें उपेक्षित कर दिया है यह सरकार। इसलिए उन्होंने जो है 4 लोगों को, अलग अलग जाति धर्म वाले के लोगों को, यानी राजपूत, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति। आज का पेपर अगर आप पढ़ते हैं, अद्यतन जानकारी रखते हैं, वैसे इस पाठ को समझने के लिए आपको अद्यतन जानकारी रखना ही चाहिए। जितना अद्यतन जानकारी रखेंगे उतना बेहतर इस विषय को आप समझ सकते हैं। चलिए आप अपने पाठ्य पुस्तक पर चलिए। बेल्जियम की समझदारी अगला जो बिंदु होगा आपका। बेल्जियम ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया। बेल्जियम में भी तनाव आप देखे होंगे, ये बेल्जियम में भी तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि वह जो डच भाषी है वो फ्रेंच भाषी को, यानी अपने कमजोरी का, आर्थिक कमजोरी का उस पर आरोप लगाया कि मैं कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर इसलिए हूँ क्योंकि बाकी जो फ्रेंच लोग हैं मेरे संपदा पर अधिकार कर लिया है, मैं भी इसलिए उपेक्षित हो गया। इस तनाव को हल करने के लिए श्रीलंका के विपरीत बेल्जियम ने अपने यहाँ एक नया मॉडल यानी प्रतिरूप प्रस्तुत किया। यह प्रतिरूप क्या था। केंद्र सरकार, एक जैसे हमारे यहाँ एक पूरे देश की सरकार है जो केंद्र की सरकार कहलाती है, तो उस केंद्र की सरकार, वहां भी एक केंद्र की सरकार थी। इस केंद्र के सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। इस पर डच भाषी चूंकि बहुसंख्यक थे, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं जताया। फ्रेंच भाषी ने भी उसको और डच ने दोनों मिलकर शहर स्वीकार किया, और बेल्जियम में इस प्रकार केंद्र की जो सरकार का गठन हुआ उसमें मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर। इस कारण बेल्जियम में के सारे लोग प्रसन्न हुए। दूसरा आपने देखा होगा 2 क्षेत्र है क्षेत्रीय सरकार में, एक बेलोन है और दूसरा एक फ्रेंच है। तो बेलोन क्षेत्र और फ्रेंच क्षेत्र जो उसमें मैप में आपने देखा होगा, मानचित्र में अलग अलग है दोनों क्षेत्र। तो उस दोनों क्षेत्रों में की जो सरकार थी, यानी उस सरकार को अलग अधिकार दे दिया गया, यानी क्षेत्रीय सरकार का गठन अलग हो गया। वह अपनी भाषा, संस्कृति और अपने विकास के लिए, जैसे यहाँ राज्य की सरकार है, प्रत्येक राज्य की अलग सरकार है, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसी तरह मैंने जो है बेल्जियम ने अपने क्षेत्रों को क्षेत्रीय अधिकार दिया और वहां अलग सरकार हो गई। वहां के लोग अपने विकास के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। एक ब्रुसेल्स, वहां एक छोटा सा आप देखे होंगे क्षेत्र है, राजधानी, जहां ब्रुसेल्स की सरकार, जहां 80% फ्रेंच है, 20% ही डच है राजधानी में। फिर भी राजधानी की जो सरकारें थी, जैसे यहाँ दिल्ली की सरकार है उस राजधानी की सरकार में भी 80% फ्रेंच होने के बावजूद भी जो केंद्र के सरकार में डच भाषियों ने कोई विरोध नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ फ्रेंच भाषियों ने अपना कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया, और ब्रुसेल्स में दोनों ने, यानी फ्रेंच ने और डच ने क्या किया, आधा आधा सत्ता में भागीदारी कर ली। तो तीसरा जो है उसने ये मॉडल दिया। चौथा है जो कि सामुदायिक सरकार, जैसे हमारे यहाँ स्थानीय निकाय है। अब स्थानीय निकाय में आप देखते होंगे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये हमारे यहाँ है। लेकिन वहाँ सामुदायिक सरकार था, वो अलग अलग भाषा यानी और संस्कृति को बचाए रखने के लिए
उस देश में यानी बेल्जियम में वे लोग जहां जहां रहते थे उन सब को अपने इस भाषा और संस्कृति बचाए रखने के लिए मत देते थे और सभी मिलकर उस पर निर्णय लेते थे। यानी जितने भी उसके प्रतिनिधि होते थे अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले, वो अपना निर्णय सब मिलकर लेते थे। इस प्रकार से आपने देखा जो उसने बेल्जियम ने सत्ता के साझेदारी का एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया, अलग प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिस कारण बेल्जियम में कोई तनाव व्यक्त नहीं हुआ। जैसा कि श्रीलंका में हुआ, गृह युद्ध हुआ, उस तरह से बेल्जियम में ऐसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई। अब है कि आगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, पहली बात तो ये है, ये ध्यान देना है कि आपने देखे हैं कि सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होता है तो श्रीलंका में आपने उदाहरण देखा, इसलिए दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए, दो घटना का जिक्र किया गया या दो कहानियों को बताया गया, और इस दो कहानी के माध्यम से इस पाठ्य पुस्तक में या सभी पाठ में इसके उदाहरण आएंगे। आपने श्रीलंका को देखा जो बहुसंख्यक प्रस्थ की नीति अपनाया तो वहां गृह युद्ध हुआ। बेल्जियम ने क्या किया, साझेदारी कर ली, अपना नया प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जब तनाव आया तो वहां इस तरीके से कोई समस्या नहीं पैदा हुआ। इसलिए सत्ता की साझेदारी होने से जो हिंसक वारदातें हैं वह नहीं हो सकता है और कोई झगड़े या गृह युद्ध होने की संभावना नहीं होगी। हर लोगों को लगेगा ये हमारा इस देश में अधिकार है, मेरा भी इसमें भागीदारी है, इसलिए जो है सत्ता की इस कारण जो है लोकतंत्र व्यवस्थित संचालित होगा। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि सत्ता को क्या बांट लेना चाहिए, सब समुदाय को मिलकर सत्ता बांट लेना चाहिए, निर्णय में भी देर हो सकता है। इन सब के बाद भी कहता है कि साझेदारी आवश्यक है, सबको ये लगे कि ये देश हमारा है। इसलिए फिर इन प्रश्नों का आप विचार करेंगे जो सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब, सब लोग मिलकर अपने अपने हिस्से के जो है ताकत है या सत्ता है उसको बांट लेना चाहिए, तो इससे निर्णय प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है, विलंब हो सकता है, ये इसकी कठिनाई है। दूसरा आज की सत्ता की साझेदारी यह लोकतंत्र के लिए आत्मा है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसमें सत्ता की साझेदारी हो, अन्यथा लोकतंत्र संभव नहीं है। जहां जहां जैसे बगल में पाकिस्तान है, आप देखते होंगे खैबर पख्तून या हिंदू जो वहां है, क्योंकि वह पाकिस्तान जो है कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन वहां जो है इस्लामिक कानून चलता है, इस कारण वहां बराबर समस्या आती है। दूसरा चीन है, आप चीन में देखते होंगे वो साम्यवाद है, वह भी चुनाव कराता है, चुनाव कराने से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं कहलाता है, लेकिन वहां भी समस्याएं आती है। वहां जनता को लोकतंत्र के जैसा अपनी आवाज बुलंद करने का या बोलने की आजादी नहीं है, अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। इस कारण जो है सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा कहलाता है। तीन माने जो है सत्ता की साझेदारी, और भी बिंदु आप इसमें अपनी ओर से क्या जोड़ सकते हैं, ये आप जरूर इस पर चिंतन करें। जो सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, क्योंकि परिवार में भी यह देखा जाता है कि सबको अपना अपना अधिकार नहीं मिलता है, थोड़ी निर्णय की भागी मैंने प्रक्रिया नहीं होती है, तो उससे भी लगता है कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए आपके परिवार में क्या लोकतंत्र है, आपकी भागीदारी कितनी, यह भी आप तय करेंगे। और आगे जो है अब है खलील की उलझन। खलील भी एक व्यक्ति है जिसका एक उलझन है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि खलील की क्या समस्या है, या मैं अभी आगे बता रहा हूं, आप देखे होंगे बेताल और विक्रम, और उसमें वो एक गाड़ी चला रहा है, एक पीछे बैठा है और रात के अंधेरे में यात्रा प्रस्थान कर रहा है, यात्रा कर रहा है
और उसमें वह देख माने जो है एक कहानी है। लेबनान देश के एक बेरूत शहर की एक कहानी है, घटना है, जहाँ की खलील नाम का एक व्यक्ति रहता था। आज जो आधुनिक शहर है उसी तरह से उस बेरूत शहर में जो खलील है उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के लोग हैं। यानी उसके माता सुन्नी मुसलमान है और पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, जो आमतौर पर जो शहर में आजकल यह ज्यादा प्रचलित है। जैसा कि उदाहरण हमारे भारतीय राजनीति में आप राहुल गांधी ले लीजिए, राजीव गांधी ले लीजिए, या और अन्य लोग भी है, सचिन पायलट है, इन सब लोगों का आप उदाहरण ले सकते हैं। या उदाहरण यह है जो राजीव गांधी, चूंकि वह भी शादी, आप राजीव गांधी के माता पिता अलग अलग समुदाय के थे, और राजीव गांधी भी जो शादी किए वो इटली में शादी किए, इटालियन लड़की थी, और वह पारसी के बाद भी ईसाई से, और राहुल गांधी भी इसी तरह का एक प्रतिरूप है, एक उदाहरण है। और खलील भी इसी तरह का है, वह भी राजनीति महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति। लेकिन लेबनान में ये समस्या आई। समस्या क्या आया कि वहां ईसाई और मुसलमान रहते थे, और वहां भी श्रीलंका की तरह चूंकि दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, और विवाद यह हुआ जो सत्ता के लिए, और एक दूसरे में झगड़े हुए, जिसमें खलील का चाचा मारा गया था इस झगड़े में। बाद में इन दोनों संप्रदायों ने मिलकर, उसके बुजुर्गों ने तय कर लिया सत्ता में से साझेदारी के लिए, और राष्ट्रपति पद मैरोनाराइट पंथ का कोई कैथोलिक होगा। फिर सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होंगे, और उप प्रधानमंत्री शिया मुसलमान, और अध्यक्ष पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई को दिया गया। और इस हिसाब से लेबनान में सत्ता चलने लगी, सरकार चलने लगा। और बाद में खलील ने प्रश्न उठाया कि मैं इस तरह के किसी जाति धर्म को मानता नहीं हूं, मैं स्वतंत्र विचार के रखने वाला व्यक्ति हूँ, स्वतंत्र विचार रखता हूँ, मुझे किसी जाति धर्म या संप्रदाय से जुड़कर नहीं देखा जाए। लेकिन वो राजनीति करना चाहता था, वह भी सत्ता में आना चाहता था, वह भी पद चाहता था। लेकिन जो वर्तमान लेबनान की परिस्थितियां थी उसके अनुसार उससे सत्ता में वह आ नहीं सकता था, क्योंकि वह किसी जाति धर्म को, उसे कहा न मेरा माता के धर्म से जोड़कर देखा जाए, न मुझे पिता के धर्म से जोड़कर देखा जाए। मैं तो राजनीति करता हूँ, जो अच्छे लोग हो, जो अच्छा विचार रखते हो, प्रजातंत्र में जनता की सेवा करता हो, जनता के लिए उपयुक्त हो, वह भी सत्ता में आ सकता है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति थी वो उसमें वह सत्ता में नहीं आ सकता, इसलिए उसने वह विचार अपने देश में रखा। जो जिन लोगों ने ये देखा था, जो कि लेबनान में सत्ता के लिए ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ते थे, और लड़ने के कारण वहां बड़ी मारकाट हुआ था, इसलिए वही लोग जो है वो चाहते थे जो मौजूदा व्यवस्था है वह जारी रखा जाए। खलील को ये बड़ा अटपटा लगता था कि आखिर मैं सत्ता में कैसे आ सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र विचार रखने वाला है वह सत्ता में आ ही नहीं सकता है। इसलिए जो है उससे ये समस्या लग रही थी। तब तक जो है विक्रम और बेताल माने दोनों जो है गाड़ी रुक जाती है, यह समस्या वहीं रुक जाता है। इसलिए आप सब ये तय करेंगे, आप भी एक स्वतंत्र विचार से सोचेंगे, जाति धर्म के नहीं, ये स्वतंत्र विचार के आधार पर कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ सकता है या नहीं। भारत की मौजूदा स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है, भिन्न भिन्न राज्यों की स्थिति क्या है, बिहार में क्या स्थिति है, जाति धर्म और संप्रदाय के अनुसार आप इस पर जरूर कुछ प्रश्न जरूर बनाएं। जो जाति के आधार पर हमारे यहाँ सत्ता का कैसे बंटवारा है, संप्रदाय के आधार पर क्या है। अगर समझते हैं, पिछले क्लास में आपने संविधान की जानकारी लिया है, तो संविधान में भी देखा होगा जो आरक्षण दिया गया है, तो उस आरक्षण के अनुसार चल रहा है। वर्तमान मौजूदा स्थिति, नई पीढ़ी चाह रही है आरक्षण, ये हमारी बाधाएं हैं, सब आरक्षण हटा देना चाहिए। क्या मौजूदा व्यवस्था में आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए क्या? यदि इसकी चर्चा होती है तो आप देखते हैं बराबर विरोध प्रदर्शित हो जाता है, इस देश में समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप सब भी तय करें, आप भी इन प्रश्नों का उत्तर दें, और
थोड़ा व्यवहारिक राजनीति है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अध्ययन करें और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करें। इसलिए आज का क्लास में यही, अगले क्लास में सत्ता के साझेदारी के जो भिन्न भिन्न रूप है, हमारे यहाँ जो देश में सत्ता के साझेदारी के जो भिन्न भिन्न रूप तय किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।